नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, सी टेट 2024 का जो एग्ज़ाम है आपका 21 जनवरी को निर्धारित किया गया है। उसी क्रम में हम लोगों ने ईवीएस यानी कि पर्यावरण के सिलेबस को पूरा कवर कर लिया है। उसके बाद मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दी है। अब हम लोग उसके प्रश्न पत्रों को देख रहे थे। अभी तक हम लोगों ने कुल मिला के 3 प्रश्न पत्रों को सॉल्व किया है। 28 अगस्त 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद 7 फरवरी 2023 और फिर 6 फरवरी 2023। आज का जो हमारा एग्ज़ाम है, जो पेपर है जिसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ये आपका 4 फरवरी को हुआ था। 4 फरवरी 2023 को हुआ था। ऑनलाइन एग्जामिनेशन का सिस्टम में तकरीबन आपको 2500 सेट हुए थे, तो हम उनमें से कुछ को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि जो हमने सिलेबस कवर किया है वो हमारा कंप्लीट हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए समय न लेते हुए इस प्रश्न पत्र को सिंपल तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ईवीएस यानी कि पर्यावरण का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? किसी व्यक्ति ने किसी राज्य, देखिए ऐसे क्वेश्चन बड़ा रहेंगे लेकिन आपको केवल केवल अपने टर्म से मतलब है। कह रहा है किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की जीवन शैली का परीक्षण करके अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया। यहाँ का रहन सहन साधारण है, लोग खाने की वस्तु जैसे टैपियोका और नारियल। तो बस आप ये 2 शब्द पकड़िए। अब आप सोचिए कि जब हमने एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, तो कौन-सा ऐसा जगह था, कौन-सा ऐसा राज्य था जहाँ पर टैपियोका और नारियल था। तो मैंने आपको बताया था केरल में ज़मीन के ऊपर नारियल उगाए जाते हैं तथा ज़मीन के नीचे टैपियोका और घर के आंगन में ही उगाए जाते हैं। ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केरल। तो पहले नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केरल। ठीक है? इतना बड़ा जो क्वेश्चन दिया है आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया है, बस आप पढ़िएगा आपके काम की चीज कौन है। तो आप यहाँ देखेंगे टैपियोका और नारियल, ये 2 है जो घर के आंगन में ही उगाए जाते हैं। कहाँ पे? केरला में। ठीक है, सिंपल है, हम लोगों ने पढ़ रखा है तो आराम से सारे क्वेश्चन को हम करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड और इसको हम समझते हैं। देखिए, हाँ थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि मिजोरम के जंगलों में की जाने वाली झूम खेती के बारे में विचार कीजिए। चलिए करते हैं विचार। एक फसल काटने के पश्चात उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं, उस पर कुछ वर्षों तक कुछ नहीं उगाया जाता। बिल्कुल सही है। झूम खेती में यही होता है, खरपतवार को जला करके वहीं छोड़ देता है, बाद में जब एक बार खेती कर लेते हैं तो भूमि को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो पहला तो सही है। इस भूमि पर उगने वाले बांसों और खरपतवारों को काटकर जला दिया जाता है, ये भी सही है। इसके पश्चात बीज बोने से पहले भूमि को गहरा जोता जाता है, नहीं ये नहीं सही है। जुताई तो यहाँ नहीं होती। रासायनिक बिल्कुल नहीं, रासायनिक खादों का प्रयोग भी नहीं किया जाता। एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार के फसल जैसे मक्का, चावल, मिर्च और सब्जियों को उगाया जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है और ई सही है। ठीक है, ए, बी और ई सही है, जो कि हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर 4 में है ए, बी और ई, यही आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ए सही था, बी सही था और ई सही था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आपने सब पढ़ रखा है, आपने क्लासेस नहीं किए तो अभी भी टाइम है, 20 क्लास है, ये 10 घंटे में आपका पूरा हो जाएगा। अगर आप देख लेंगे तो आपका ये बेटर तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ईवीएस में 25 प्लस कहीं नहीं गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, दिया गया है कि नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूं, बारीक पीसी या दरबरी, मैं तीखे स्वाद वाली हूं। जरा नीचे के ऑप्शन देखिए, कौन सा ऐसा है जो तीखा है? तो आपको सीधा पता चल जाएगा काली मिर्च। इन तीनों में काली मिर्च ही ऐसी है जो तीखी है और इसका सही उत्तर क्या होगा? काली मिर्च। ठीक है, तो तीसरे नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? काली मिर्च। सिंपल है, पहेली चाहे जो मन तो हम अपने टॉपिक पे चलेंगे। देखिए आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपनी मादा को यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड को उसकी गंध से, ठीक है, उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। मतलब कौन सा जीव ऐसा है जो अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी प्रेमिका को, अपनी वाइफ को उसकी गंध से ही कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है? तो मैंने आपको बताया था सहतूत वृक्ष पे रहने वाला रेशम का कीट। ठीक है, रेशम कीड़ा जो होता है वो अपनी प्रेमिका को कई किलोमीटर, लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर से पहले से ही पहचान लेगा। ठीक है, कि मेरी वाली आ रही है, सेंट गम का आ रही है। क्लियर? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाँ आगे लिखा है, निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहां अधिकांश लोग इलायची और बादाम का गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। तो देखिए सीधी सीधी बात है, पहले गर्म की बात आई है
तो गर्म इलाका या गर्म कहवा वहीं पिया जाएगा जहां ठंडी होगी। तो ठंडी की बात करें तो हमारे यहाँ कहाँ पड़ती है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, और राज्यों में पड़ती है, लेकिन पहला विचार आता है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर से संबंधित जो भी शहर यहाँ होगा वही सही उत्तर होगा, जो कि हमारा क्या है, श्रीनगर, ठीक है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में इलायची या कहवा बादाम को लोग कहवा में डाल के पीते हैं, तथा यहाँ पर शिकारे नाव चलती है, ठीक है। शिकारे नाव मतलब इसी नाव पे लोग घूमते हैं या यात्रा करते हैं। साथ ही साथ इस राज्य में हाउस बोट, जैसे हाउस बोट मतलब नाव पर ही घर बने होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, हाउस बोट, ठीक है। यहाँ पे हाउस बोट भी देखने को मिलते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, श्रीनगर। अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति ने राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया, वह जिस प्रकार के घरों में रहते हैं उनके ढांचे के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। अच्छा, कोई व्यक्ति है कहीं कहीं घूमा है, अपना घूमने के बाद में वो बता रहा है कि मैं जहां गया था वहां का राज्य कैसा था। भारी वर्षा होने के कारण जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर या 10 से 12 फीट ऊंचाई मजबूत बांस के खंभों पर घर बने होते हैं। लोग घर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं। रात के समय सीढ़ी हटा देते हैं। ये घर अंदर से लकड़ी के बने होते हैं, इनकी छतें ढालू हैं। यह राज्य होना चाहिए। तो आपको अब याद होगा मैंने बताया था असम। असम मतलब जो खुद डिस्टर्ब है, सम नहीं है, बराबर नहीं है। यानी कि असम एक ऐसा राज्य है जहां पर वर्षा लगातार होती है। वहां घर जो है 10 से 12 फीट खंभों पर बनाए जाते हैं बांस के, या 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर। और रात में सीढ़ी हटा दी जाती है। सीढ़ी इसलिए हटाते हैं ताकि सांप वगैरह जहरीले जानवर ऊपर न चढ़ जाएं सीढ़ी की मदद से, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, असम राज्य। असम राज्य में 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर या 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर घर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपको सिंपल लिख, देखिए हर पूरे पेपर में वही पैटर्न आ रहा है। एनसीईआरटी, फिर एक दो सवाल एनसीईआरटी, देखिए सेम क्वेश्चन पूछा है। ऐसे ही हमने पिछले प्रश्न पत्र में भी देखा था। कह रहा कि दिल्ली की टूरिस्ट गाइड एक मानचित्र में दिया गया है कि मानचित्र के एक कोने पर लिखा है पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर आपको कितना लेना है, 990 मीटर। फिर कह रहा है कि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, 1.2 सेंटीमीटर। तो इन स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी, जरा आप ध्यान दीजिए। 1 सेंटीमीटर बराबर है 990, तो हमको कितना निकालना है, हमको निकालना है 21.2 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा। जब 1 सेंटीमीटर बराबर 990 है तो 21.2 बराबर कितना हो जाएगा, 21.2 गुणे 990, ठीक है, कितना हो जाएगा, 990। इसका आप गुणा करेंगे तो आपको 20.8 आएगा। हमने गुणा करके देखा है, यहाँ टाइम जाएगा इसलिए इसको बचाते हैं, ठीक है। तो 20.8 और 8 को अब अगर इधर जोड़ देंगे एक, तो कितना हो जाएगा, 21। तो लगभग 21 किलोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। सिंपल है, 1 सेंटीमीटर वाला 990 दिया था, 21.2 पूछा था, हम सिंपली गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न पर सॉल्व करते हैं। मच्छरों से फैलने वाले दो रोगों के युगल को जोड़िए, युगल को चुनिए। युगल मतलब जोड़ा। देखिए सबसे पहली चीज, मच्छरों से क्या क्या फैलता है। मच्छरों से फैलता है मलेरिया, डेंगू जिसको बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, और एक और रोग है चिकनगुनिया। ये 3 बीमारियां मच्छरों से फैलती हैं। तो इन्हीं तीनों में से 2 जहां पे होंगे वही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, चिकनगुनिया और डेंगू। ये दोनों किससे फैलते हैं, मच्छर से ही फैलते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोनों के दोनों बीमारियां मच्छरों से होती हैं, तो चिकनगुनिया और डेंगू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, चिकनगुनिया और डेंगू। चलिए अगला प्रश्न, फिर देखिए वही क्वेश्चन आ गया, सिंपल, हर बार ही पूछ रहा है। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और हमारी तुलना में 4 गुना अधिक वस्तुओं को देख पाते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था पक्षी 3 सर्वश्रेष्ठ पक्षी, बाज, गरुण, ठीक है, गुरु नहीं गरुण, और चील, जो 3 सबसे खतरनाक पक्षी हैं, ये हमसे 4 गुना ज्यादा देखते हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा जोड़ा है, आप देख पा रहे होंगे, बाज और गिद्ध, ठीक है, यही गरुड़ को गिद्ध कहते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाज और गिद्ध हमसे 3 गुना ज्यादा देखते हैं, कितना, सॉरी 4 गुना ज्यादा देखते हैं, ठीक है, कितना, 4 गुना। वही जानवरों की बात कही जाए तो शेर, चीता और बाघ
शेर, चीता और बाघ, ये 3 जानवर ऐसे हैं जो हमसे 6 गुना ज्यादा देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बाज और गिद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह राज्य जहां तुरांग का अर्थ जंगल है कौन सा है? देखिए झारखंड में, ठीक है, झारखंड में जहां पर आपका तुरांग, जे एन के तो झारखंड समझिएगा, जेएच के, तुरांग, तुरांग का अर्थ होता है जंगल, और यहीं पर जंगल बचाओ कानून भी पारित हुआ था सन 2007 में। क्यों? क्योंकि यहाँ की जंगल की लगातार कटाई हो रही थी, जिसके लिए वहां विरोध किया गया। आदिवासियों को सुरक्षा देने के लिए या आदिवासियों के लिए जंगल बचाओ अधिकार कानून लाया गया, और वहां पर तुरांग का अर्थ जो होता है वो क्या है? जंगल। ठीक है, तुरांग तुरांग कहेंगे तो जंगल जंगल। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न। हाँ, ये सवाल देखिए, थोड़ा सा इसको हमें समझना पड़ेगा, लगाने के लिए दिया है। देखिए सिंपल कह रहा है, किसी छात्र एक्स और किसी छात्र का घर, देखिए उसका घर कहाँ है? घर उसका एक्स पे है, विद्यालय उसका वाई पे है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि एक्स और वाई के बीच कोई सड़क नहीं है। ओके, अतः विद्यालय पहुंचने के लिए छात्र पहले ए पर जाता है। ए यक्स के ठीक दक्षिण में है। देखिए दिशाओं की बात करें तो यहां हम आपको लिख दें, ऊपर होता है उत्तर यानी कि नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। अब हम सवाल को समझते हैं। देखिए यक्स पे था वो, यक्स से कहां चला है? देखिए लिखा है पहले ए पर जाता है। ठीक है, कहां जाता है? ए पर। तो पहले कहां गया? ए पर। तो इसको हम समझते हैं, पहले जाता है ए पर। देखिए तो यक्स से पहले गया ए, जो कि दक्षिण में है, तो ए से 60 मीटर वो नीचे आया। ठीक है, चलिए फिर वह बी पर जाता है, जो ए के पूर्व में 60 मीटर है। पूर्व मतलब इधर, तो यहां से गया बी पर, जो कि 60 मीटर पूरब में है। ठीक है, यहाँ ए है, यहाँ बी है। ओके, अब क्या कह रहा है? फिर वह सी पर जाता है, जो बी के ठीक दक्षिण में 50 मीटर दूरी पर है। देखिए अब यहां आ गया सी पर, जो दक्षिण में कितना दूरी पर है? 50 मीटर, एस फॉर साउथ। अंत में वह अपने विद्यालय पहुंच जाता है, जो सी के ठीक पूर्व 60 मीटर दूरी पर है। अब देखिए ये है सी, सी से 60 मीटर पूर्व यहां, यहां पर आया। ठीक है, अब यहां उसका विद्यालय वाई हो गया। आपसे पूछ रहा है कि विद्यालय के सापेक्ष उसके घर की दिशा है। देखिए ये था घर, यहां से चला था, ये है विद्यालय। अब पूछा है आपसे कि विद्यालय के सापेक्ष घर की दिशा, मतलब ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये है विद्यालय, ये घर, तो ये कौन सी दिशा है जरा बताइए? यही तीर को अगर हम यहां फेंक दें तो क्या हो जाएगा? उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम। ठीक है, ये मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे समझाया है। तो उत्तर और पश्चिम, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए एक ट्रेन भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन से 22 नवंबर को 20:30 पर चली है, 24 नवंबर को 3 बजे पहुंच गई नागरकोइल। यदि ट्रेन इन दोनों रेलवे स्टेशन के बीच 1877 किलोमीटर चली है, ट्रेन की औसत चाल। देखिए औसत चाल निकालने के लिए आपको कुल दूरी बटा कुल समय होना चाहिए। कुल दूरी तो हमारे पास है 1877, कुल समय हमारे पास नहीं है, हम समय निकाल लेते हैं। देखिए ट्रेन 22 तारीख को चली है, 22 के बाद 23 को चली है और 24 को पहुंची है। देखिए 22 को चली है कब? वो 22 को चली है 20:30 पे, यानी कि रात के 8:30 बजे। 8:30 बजे चली है, तो 3:30, जैसे 8:30 के बाद आधा घंटा बताइए, 9, 9 3 12, यानी कि 22 तारीख को कितना चली है? 3.5 घंटे। 22 तारीख को कितना चली है? 3.5 घंटे। 23 तारीख को पूरा चली है कितना? 24 घंटे। और 24 तारीख को 3 बजे पहुंच गई है। पूरा अगर हम समय जोड़े, देखिए 3 3 6, 6.5 घंटा और 24 कितना हो गया? 30.5 घंटे। तो 30.5 घंटे उसकी पूरी यात्रा हुई है और 1877 किलोमीटर गई है। इसको अगर हम भाग दे देंगे तो सिंपली हमारा 62 के आसपास उत्तर आ जाएगा, और इस प्रश्न का सही उत्तर भी 62 ही होगा। ठीक है, अगर आप सिंपली भाग देंगे 1877 में 30.5 का भाग देंगे तो 61 दशमलव कुछ आएगा, यानी कि लगभग की बात कही जाए तो कितना? 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो ट्रेन चल रही है। ठीक है, बस आपको पूरा घंटा निकालना था, उसके बाद आराम से हो जाएगा। अगला प्रश्न समझते हैं। देखिए क्या लिख रहा है, मध्य प्रदेश के 3 सीमावर्तक राज्य हैं, यानी कि मध्य प्रदेश से सटने वाले, उससे लगने वाले
3 राज्य कौन कौन से? देखिए गुजरात मध्य प्रदेश लगता है, राजस्थान लगता है, महाराष्ट्र भी लगता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, बाकी हमको देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। इसके लिए आपको थोड़ी सी मैप की स्टडी करनी पड़ेगी। राज्यों का वहां समूह चुनिए जो समुद्र तट अरब सागर पे है। देखिए भारत की बात करें तो इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। तो आपसे कह रहा है इधर इधर पड़ने वाले कौन कौन से राज्य हैं? तमिलनाडु इधर है तो पहला तो होगा ही नहीं। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पे आपका महाराष्ट्र होता है, उसके बाद कर्नाटक और केरल, तीन के तीनों राज्य इधर साइड होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ठीक है, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, क्योंकि उड़ीसा इधर होता है, तेलंगाना इधर होता है, तो ये दोनों होंगे नहीं। सही उत्तर क्या होगा आपका? ये सेकंड नंबर ऑप्शन। ठीक है, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश को दिखाता है। देखिए ध्यान समझिएगा, आपको एक राज्य चुनना है और एक केंद्र शासित प्रदेश चुनते हैं हम। देखिए लक्षद्वीप केंद्र शासित है, पुडुचेरी भी केंद्र शासित है, तो ये दोनों गलत हो गया। चंडीगढ़, दिल्ली दोनों केंद्र शासित है, गलत हो गया। नागालैंड और लद्दाख, हाँ यही सही होगा। ठीक है, क्योंकि मणिपुर, मेघालय दोनों राज्य हैं। हमसे कहा है कि एक राज्य बताना है, एक केंद्र शासित प्रदेश। तो नागालैंड राज्य है और लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब हमारा साइकोलॉजी का सेक्शन यहां से स्टार्ट होता है। रमा अवधान, स्मरण शक्ति, समस्या समाधान, योजना बनाने का उल्लेख कर रही थी। वह संकेंद्रित है, मतलब अवधान मतलब ध्यान करिए और स्मरण मतलब सोचिए समझिए, इन सब चीजों को डेवलप कर रही थी। तो वो क्या कर रही है? सम समूह दबाव पर नहीं, सामाजिक कौशल नहीं, सहयोगी कौशल पर बिल्कुल नहीं, संज्ञान पर। ठीक है, यानी कि नॉलेज पर। वो नॉलेज पे काम कर रही है, या कह सकते हो कि बुद्धि विकसित करने पे काम कर रही है। अवधान हो गया, स्मरण शक्ति हो गया, समस्या समाधान, ये सब तभी होना होगा जब आपके पास ज्ञान रहेगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संज्ञान पर। ईवीएस के शिक्षक ईवीएस के शिक्षक ने बच्चों को वृक्ष पर गिरी हुई पत्तियों के आकार, आमाप, बनावट इत्यादि आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। शिक्षक का क्या उद्देश्य है? मतलब शिक्षक ने कहा कि जाओ पत्ती देखो, छोटी बड़ी पत्ती, टेढ़ी मेढ़ी पत्ती, काली नीली पत्ती, टूटी फूटी पत्ती, इस सबको ढूंढ के लाओ। तो अब वो क्या चाहते हैं या बच्चे क्या करें वो चाहते हैं? पत्तियों के विषय में उनकी समझ विकसित करना। चलो ये तो हो सकता है, आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखिए सेकंड नंबर यही है, अवलोकन और वर्गीकरण। ठीक है, अवलोकन और वर्गीकरण अर्थात मतलब पहले तो पत्ती को लेंगे, फिर देखेंगे कौन सूखी है कौन हरी है, अलग कर लेंगे, कौन बड़ी है कौन छोटी अलग कर लेंगे, कौन फटी है कौन कटी है अलग कर लेंगे। तो ये हो गया वर्गीकरण। और अवलोकन मतलब जो ये देख रहे हैं ना कि कौन कैसी है, ये होता है अवलोकन। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सेकंड, अवलोकन और वर्गीकरण। आगे देखिए इसको पढ़ते हैं। विद्यार्थियों में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने के लिए एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक क्या कर सकता है? मतलब पर्यावरण शिक्षक जो पढ़ा रहा है वो क्या कर सकता है? किसके प्रति? पर्यावरण के दृष्टिकोण के प्रति जागरूक करने के लिए शिक्षक उनसे घरेलू वस्तु को बनाने में प्रयोग होने वाले जैविक एवं भौतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता को बताएगा। बिल्कुल सही बात है, बताए भाई कि जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एलपीजी हो गया, कोयला हो गया, ये बहुत कम मात्रा में है, इनका प्रयोग अच्छे से किया जाए, ये सही है, पर्यावरण के प्रति अच्छी बात है। शिक्षक अपने आसपास उपस्थित वनस्पति, पशुओं व मानव व्यवहार के प्रभाव को बताएगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बताएगा। शिक्षक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाएगा। बिल्कुल सही दिखाएगा। शिक्षक औद्योगिकरण के लिए वन वन नहीं नहीं, ठीक है, ये नहीं बताएगा कि डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए हमें वनों को काटना जरूरी है, ये बिल्कुल नहीं बताएगा। ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, बी और सी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे आपका आराम से हो जाएगा, बस थोड़ा सा समझने की देर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न पिछले प्रश्न पत्र में पूछा था, इसमें पूछ लिया। क्या पूछा? क्रियाकलाप आधारित अधिगम अभ्यास में निहित चरणों को सही क्रम को लिखिए। देखिए अगर आपको कोई काम करना होगा तो सबसे पहले आप क्या करें, उसके बारे में सोचेंगे, यानी कि उसकी तैयारी करेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा? योजना बनाना, यानी कि ये पहला नंबर। ठीक है, पहला नंबर क्या हो जाएगा? योजना बनाना। तो सी से स्टार्ट, देखिए सी से ऑप्शन नंबर 3 भी स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर 1 भी, कोई बात नहीं। आगे
योजना बनाने के बाद आप उस पर कार्य करेंगे। कार्य मतलब आप उसको आप अप्लाई करेंगे, देखिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि क्रियाकलाप करना। तो देखिए दोनों ऑप्शन में ए भी है तो कोई बात नहीं। थर्ड स्टेप आपका ये होता है कि क्रियाकलाप करने के बाद में अब हम देखेंगे कि जो हम कर रहे हैं गलत है कि सही है, यानी कि चिंतन करना। तो ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए सी, ए और डी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है, बाकी हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो सही क्रम क्या हो जाएगा, पहले आप योजना बनाइए, उसके बाद क्रियाकलाप का संचालन कीजिए, संपादन कीजिए, फिर विचार करिए कि कुछ गलत सही नहीं हो रहा है, और जब काम हो जाए तो पुनरावृत्ति मतलब उसी को दोहराते जाइए और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक, सी, ए, डी, बी। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पर्यावरण की एकीकृत प्रकृति को दर्शाती है। अच्छा, मतलब पर्यावरण एक है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो दर्शाता है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं से अंतर्दृष्टि विकसित करना। हाँ, ये सही हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे। पर्यावरण की भाषा नहीं, भाषा भाषा कुछ नहीं। विज्ञान व सामाजिक अलग अलग बिल्कुल नहीं, अलग अलग बिल्कुल नहीं। एकीकृत मतलब होता है सबको एक साथ। तो पहला नंबर ऑप्शन पढ़िए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं से अंतर्दृष्टि विकसित करना, यही आपका एकीकृत पर्यावरण की निशानी है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने का उद्देश्य को पहचानिए। विद्यार्थी के मन को भ्रमित करना नहीं यार, भ्रमित करना थोड़ी है कि वो पागल हो जाएं। खेल खिलाना, विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना नहीं। हाँ, विद्यार्थियों में तर्क विकसित करना। ठीक है, पहेलियों के माध्यम से अगर आप कुछ पूछ लेंगे कि बताओ बेटा, छोटे बच्चे जैसे पूछ लेंगे कौन सी चीज है जो तीखी होती है, तो सोचेगा ना फटाफट कि अच्छा मिर्चा होता है, ये होता है। कभी ये मिर्चा नहीं, कोई और बताओ, तो आपको कुछ और ढूंढ ढांड के बताएगा, अच्छा ये भी तीखा होता है, करेला वगैरह जो भी है, उसके मन में जो आएगा वो बताएगा। यानी कि विद्यार्थियों में तर्क क्षमता का विकसित करने के लिए पहेलियों को रखा गया है। ठीक है, किताब में। आगे, रीमा ने अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न भागों में मनाए जाने वाले त्योहारों के उत्सव पर जानकारी एकत्र करने का नियत कार्य दिया। उन्हें कक्षा में प्रदर्शन के लिए कहा। इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है। मतलब उन्होंने कहा ना कि भाई जो जो त्योहार मनाए जाते हैं उसके विषय में आप लोग प्रोजेक्ट तैयार करो और हमको करके दिखाओ। तो उनका क्या उद्देश्य है, देश के सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहारों के विषय में जानना चाहिए। हमारे देश में संस्कृति विविधता के विषय में विद्यार्थियों को संवेदनशील, बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि हमारे देश की संस्कृति जैसी है, जैसे हमारे देश में लोग रहते हैं, जैसे रहन सहन है, उसके विषय में बच्चों को अच्छे से समझाया जाए, अच्छे से बताया जाए। इसके लिए विभिन्न त्योहारों को बताना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। आदित्य आदित्य एक ईवीएस शिक्षक अपने साथ बैठे, उन्होंने चिकनी मिट्टी से कई चीजें बनानी सीखी। एक विद्यार्थी जो अन्य विद्यार्थियों के साथ फर्श पर नहीं बैठ सकती थी, वह कुर्सी पर बैठी। उसने आदित्य और सहपाठियों से चिकनी मिट्टी की विभिन्न वस्तुएं बनानी सीखी। इस क्रियाकलाप के दौरान आदित्य ने बच्चों से बातें की और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित किया। उसने विद्यार्थियों को चिकनी मिट्टी का उपयोग करके अपनी पसंद का दृश्य बनाने के लिए कहा। प्रत्येक समूह में ने एक भिन्न प्रकार या भिन्न विचार प्रस्तुत किया एवं भिन्न दृश्य बनाया। इसके द्वारा उसने अवसर प्रदान किया। अच्छा, मतलब उसने बच्चों को कहा कि बच्चों तुम लोग मिट्टी से चित्र बनाओ, और ग्रुप में बांट दिया। अब जब वो ग्रुप में बच्चे लोग चित्र बना के लाए या मिट्टी से कोई भी आकृति बना के लाए, तो सब लोगों ने अलग अलग आकृति बनाई और अलग अलग विचार प्रस्तुत किया। तो इससे उनके मन में टीचर ने क्या किया या टीचर ने उनको कैसा अवसर दिया। पहला, विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा दिखाने का, बिल्कुल सही है। विद्यार्थी अपनी प्रतिभा दिखाएं, उन्होंने दिया, जिससे वह अपनी क्षमता को बेहतर कर सके। नहीं, देखिए ग्रुपिंग में जब काम होती है ना तो साथ में बढ़ोतरी होती है। विद्यार्थियों के मन की प्रतिद्वंदता को मन में बैठाना है, ये सही है। ठीक है, मतलब जैसे दिमाग चलता है यार क्या बनाए क्या बनाए, तो इससे बच्चा क्या करेगा, मिट्टी के बर्तनों को जब कुछ एक चीज बना देगा ना तो उसके दिमाग में अच्छा हम मिट्टी से ये बना सकते हैं, मिट्टी से वो भी बना सकते हैं, मिट्टी से ये भी बना सकते हैं। प्रतिद्वंदता का मतलब ये होता है जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप उसमें से चुन ना पाए। लेकिन जब ग्रुपिंग कर दी जाएगी जिसमें चार लोग कहेंगे हाँ ये बनाओ, तो बन जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए और बी, ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अपनी क्षमता को बेहतर कर सके ये नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए
यदि आपको ईवीएस में कोई विषय पढ़ाना कठिन लगे, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? अच्छा, मतलब मान लीजिए पर्यावरण आपको पढ़ाना है और कठिन लग रहा है तो आप क्या करेंगे? पुनरावृत्ति नहीं, विद्यार्थी प्रश्न करेंगे बिल्कुल नहीं, उन्हें पढ़िए पढ़ाइए नहीं, समूह शिक्षण हाँ, साथ में समूह शिक्षण रणनीति का उपयोग करेंगे, सब बच्चों को साथ में पढ़ाएंगे, ग्रुपिंग वाइज पढ़ाएंगे। इससे क्या होगा, बच्चे साथ साथ एक दूसरे से भी सीखेंगे और आपसे भी सीखेंगे। आरती के विद्यालय में ईवीएस की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? अच्छा, ईवीएस की प्रदर्शनी मतलब क्या होता है ना, सेमिनार रखा गया, तो सबसे ऊपर उपयुक्त क्या होगा? विद्यार्थियों के माता पिता को संतुष्ट करना नहीं, विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्दिष्ट करना, प्रधानाध्यापक एवं सहकर्मियों को प्रसन्न करना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। विद्यार्थियों को भावी पेशों के विकल्पों के लिए प्रशिक्षण देना नहीं, प्रशिक्षण देना नहीं, रटवाना इंपॉर्टेंट नहीं है। विद्यार्थियों को रचनात्मक प्रवृत्ति की ओर निर्दिष्ट करना, ठीक है, यानी कि जब वहां पे सेमिनार होगा या जब प्रोजेक्ट होगा तो बच्चे देखेंगे तो उनको भी मन में आएगा कि हम भी ये चीज करें, ठीक है। तो रचनात्मक प्रवृत्ति की ओर निर्दिष्ट करना यही सही उत्तर होगा, अपने हिसाब से उत्तर मत सोचिएगा, ठीक है। चलिए, ईवीएस में शिक्षण अधिगम प्रक्रम की विधि पर निर्भर नहीं करती। अच्छा, पर्यावरण जो है वो किस विधि पर निर्भर नहीं करता? विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर बिल्कुल नहीं, इसी पे नहीं करता, ठीक है। दर्शन शास्त्र मतलब अगर विद्यालय में आ गया कि तुम्हें यही पढ़ाया जाएगा, तुम जहां मन तहां से आओ, ये हो गया दर्शन शास्त्र, ऐसा कुछ नहीं है। विद्यार्थी के लेवल के हिसाब से, उसके कैटेगरी के हिसाब से पढ़ाया जाता है। बाकी सभी सही है, संसाधनों की उपलब्धता सही है, बच्चों की आवश्यकता सही है, पूर्व अधिगम अनुभव सही है, लेकिन जो ये दर्शन शास्त्र लिखा था यही आपका गलत है और आपको यही चुनना था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दर्शन शास्त्र पे, ठीक है, विद्यालय के धर्मशास्त्र पे। अगला प्रश्न, ईवीएस का शिक्षण अधिक प्रभावी होगा यदि शिक्षक, अच्छा मतलब बहुत अच्छे से बच्चा सीख जाएगा यदि शिक्षक क्या करे भैया? विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करे, बिल्कुल सही है। का अपने विषय पर अधिकार हो, देखिए टीचर बहुत कुछ जानता है, जरूरी नहीं कि बच्चे भी उसे जान जाए। विषय समाप्त करने के पश्चात, बिल्कुल नहीं। विषय के प्रारंभ में विद्यार्थी, नहीं बिल्कुल नहीं। तो ये पहला नंबर जो ऑप्शन है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करें ताकि बच्चे अच्छे से सीखें। ईवीएस के शिक्षण को प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए। अच्छा, जो जांच आधारित हाथ करने वाले अधिगम की घटनाएं हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है? देखिए, कौशल निम्नलिखित से कौन सा ऐसा नहीं है जो नहीं होना चाहिए, उसको हम समझते हैं। देखिए, प्रेक्षण करना कौशल है, पूर्वानुमान है, निष्कर्ष निकालना है, नियत करना, ठीक है, नियत मतलब फिक्स करना कि इसके बाद अब कुछ नहीं हो सकता, ये आपका कौशल नहीं है, ठीक है। कौशल मतलब होता है जितना आप अच्छा कर सकते हो कर डालो। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 88। देखिए, अरे यार ऊपर चला गया, नहीं अभी आया ही नहीं है। देखिए हाँ ये है, देखिए क्या बोल रहा है, आपसे बोला कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पर्यावरण को एक विषय के तौर पर किस कक्षा में स्थान दिया गया है? तो अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था कि एनसीएफ ने क्या कहा था, एनसीएफ ने कहा था कि कक्षा एक और दो के बच्चों को ईवीएस किताब नहीं दी जाएगी, उनको हिंदी और मैथ के साथ ही मिला करके पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 के लिए ईवीएस की एक पुस्तक निर्धारित की गई है जिसका नाम है आसपास, ठीक है। तो अगर हम देखें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, कक्षा 3 और 4 और 5, ठीक। 3, 4, 5 के लिए ईवीएस की एक अलग से बुक रखी गई है जो कि एनसीएफ और एनपीई यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 के अनुसार भी यही बात कही गई है कि पर्यावरण कक्षा 3 और 4, 5 के लिए एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धि को आप एक पर्यावरण शिक्षक होने के नाते विद्यार्थियों को कैसे समझाएंगे? यानी कि जो भी हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सीमित है, इसको आप कैसे समझाएंगे बच्चों को? प्राकृतिक संसाधनों की अच्छी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से रटना थोड़ी है, प्राकृतिक संसाधनों का अच्छा व्याख्यान देकर, ये भी उतना सही नहीं है, ठीक है, सही है बट उतना सही नहीं है। किसी पर्यावरण विशेष भाषण, बिल्कुल नहीं। लास्ट ऑप्शन देखिए आपका क्या कह रहा है, वही आपका सही उत्तर होगा, उसको हम समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है लास्ट ऑप्शन, देखिए ये आपका नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कक्षा में बच्चों को कोयले का टुकड़ा दिखाकर उसकी भविष्य में उपलब्धता एवं उपयोग के विषय में चर्चा करके, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कोयले का टुकड़ा दिखाइए, बताइए बेटा देखो इससे ये होता है, चाय बनती है, खाना बनता है, वगैरह वगैरह।
लेकिन इसकी सीमित मात्रा है, एक समय आएगा ये खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको बचा के रखो, उपयोग करो, इस्तेमाल करो, अच्छे से करो, सीमित मात्रा में करो। तो इस माध्यम से या इस तरीके से बच्चा बहुत अच्छे से प्राकृतिक संसाधनों के विषय में सीखेगा और समझेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास ईवीएस की, जिसमें हम लोगों ने 4 फरवरी 2023 को जो एग्जाम हुआ था ऑनलाइन, उसके प्रश्न पत्र को देखा और समझा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी, पसंद आया तो प्लीज चैनल को कमेंट, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तो तक के लिए नमस्कार।